नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी एमए के पाठ्यक्रम में MHD 6 के हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और प्रमुख प्रगतिवादी कवि, उनकी साहित्यिक विशेषताएं तथा अंतर्वस्तु पर बात करेंगे। प्रगतिवाद कोई मान्यता नहीं, यह चेतना है जिसका पल पल विकास होता रहता है। इसमें युग सम्मत प्रगति चेतना भरी हुई है। मान्यता पुरानी हो सकती है, चेतना नहीं। चेतना पल पल नूतन होती जाती है, समाज के लिए मानवीय और मानव के लिए सामाजिक होती जाती है, सुंदर और कलात्मक होती जाती है। यहाँ नए के प्रति बेवजह आग्रह नहीं होता, पुराने के प्रति बेवजह घृणा नहीं होती। पूरी तरह संयमित विवेक के साथ प्रगतिवाद का प्रवेश और आह्वान हुआ है। इसलिए साहित्यिक धारा के रूप में प्रगतिवाद निरंतर विकास मान रहा है। मनुष्य एवं मानवीयता की गहन समझ इसकी मौलिक संरचना में है। चेतना और विचार से इसके गहरे ताल्लुकात हैं। इसमें मार्क्सवाद, साम्यवाद, यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद जैसे कई मानवीय वैचारिकताओं के सूत्रों का समावेश है। इसकी चेतना में स्पष्ट है कि यह सृष्टि पल पल परिवर्तनशील है। मनुष्य एवं मानवीय आचरण इस सृष्टि का अत्यंत मूल्यवान कारक है और कारण भी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रगतिशील काव्यधारा ने दूर तक अपनी आभा कायम रखी और कविता के जनसरोकार को प्रतिष्ठा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा है कि प्रगतिशील आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। भक्ति आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य दृश्य आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ती है, जो समाज को नए जीवन दर्शन से चालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह आंदोलन भी हो सकता है। ऐसा हुआ भी। अपने पूरे दौर में प्रगतिवादी कविता की यह छवि बरकरार रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के रचनात्मक उद्यम से शुरू हुई। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से 2 दशक पूर्व सन 1916 में ही जातु प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह और जूही की कली लिखकर निराला छंदबद्धता की तंग राह से विदा ले चुके थे। सन 1937 में सुमित्रानंदन पंत कोकिल के गान में अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे। गा कोकिल वर्षा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अर्थात कवि सारे जीर्ण पुरातन को नष्ट कर देने वाली आग की इच्छा करने लगे थे। सब नष्ट हो जाएं, बस लोगों के मन में आग की उज्ज्वलता बची रहे। बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर तो पहले से ही समूहवादी भावनाओं के हिमायती के रूप में जाने जा चुके थे। इस पाठ में हम इन्हीं धारणाओं से रचनाशील कुछ कवि श्रेष्ठ की रचनात्मकता पर विचार करेंगे। प्रगतिवाद के दौर के प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, गिरिजा कुमार माथुर आदि। निराला और पंत तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि हैं। उत्तर छायावादी कहे जाने के बावजूद दिनकर भी अपनी रचनात्मकता के मूल स्वभाव में प्रगतिशील ही हैं। मानवतावाद, यथार्थवाद, साम्यवाद, सामाजिक यथार्थ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, उत्पाद वितरण के सामाजिक दृष्टिकोण आदि से इनकी रचनाओं में प्रमुखता आई और ये सब प्रमुखता से यहाँ अंकित हुए। सामूहिकता और आत्मनिर्भरता के सामर्थ्य से सराबोर और श्रम शक्ति से भरपूर किसान मजदूर के अंतरंग चित्र इस काव्य धारा में अनुराग पूर्वक उपस्थित हुए। गांव किसान मजदूर के जीवन के गीत, श्रम शक्ति पर आस्था, प्रकृति परक प्रेम और प्रेम परक प्रकृति, प्रकृति में विकासमान जीवन धारा,
सब के सब इन कवियों की रचनाओं में मूल वृत्तियों के साथ दिखती हैं। प्रगतिवादी कवियों की साहित्यिक विशेषताओं एवं अंतर्वस्तु को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट दिखता है कि मनुष्य की इच्छा अनिच्छा, प्रेम अनुराग, दुख दुविधा, सुख सुविधा की समझ, रूढ़ियों और जड़ मनस्थितियों का खंडन, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति सजग दृष्टि, नीति मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, संबंध मूल्य की मौलिकता की समझ, जीवन की सहजता बाधित करने वाली जर्जर मान्यताओं पद्धतियों का तिरस्कार, प्रगति और परिवर्तन के प्रति चेतना, समाज को मानवीय और नैतिक बने रहने तथा अधिकार रक्षण हेतु संघर्षोन्मुख रहने की प्रेरणा से समृद्ध करते हुए स्पष्ट संप्रेषण के प्रति सावधानी रखना प्रगतिवादी साहित्य की अंतर्वस्तु एवं मूल विशेषताएं हैं। सामान्य जन की चित्तवृत्ति से इस काव्य धारा का सरोकार निरंतर बना रहा है। चराचर की हर वस्तु में उन्हें मानव जीवन के सूत्र दिखते जाते हैं। ताजमहल देखकर सुमित्रा नंदन पंत की जीवन दृष्टि और मानव मूल्य की समझ कराह उठी। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव परा हो मानव जीवन, मानव ऐसी ही विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। मजार पर खड़ी इस इमारत में मनुष्य का मृतक से प्रेम तो दिखता है। यही पाठ दूसरी तरफ जीवन से विरक्त होने के आचरण को भी धिक्कारता है। कवि चेतना का यह बहुमुखी आयास चमत्कृत करता है। सुमित्रा नंदन पंत की ख्याति छायावाद के पुरोधा कवि के रूप में अवश्य है, किंतु तथ्यतः वे प्रगतिशील काव्यधारा के प्रवर्तक भी हैं। राष्ट्र प्रेम, स्वातंत्र्य कामना, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति इनके काव्य में भरी रहती है। छायावाद युग के स्वच्छंदता और प्रकृति प्रेम इनके काव्य का विशेष विषय रहा। युगांत 1936 में प्रकाशित हुआ और युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। इन तीनों ही संग्रह को प्रगतिशील काव्य का उदाहरण माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, वाणी, लोकायतन आदि। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि ऐसे प्रतीकों से चित्र गढ़ते हैं कि प्रसंग प्राणवान हो उठता है। गांव देहात का अकृत्रिम जीवन, जीर्ण स्वास्थ्य, ठेठ दृश्यावली हर कोई देखता है, परंतु ग्रामीण परिदृश्य और जनपदीय भदेशपन जब प्रगतिशील कवि देखते हैं तो उन्हें वे लोग अभाव, भूख, कुपोषण, शोषण के भुक्तभोगी दिखते हैं। बिंब में व्यंग्य का दंश तीक्ष्णतर करने में उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कोई खंडित, कोई कुंठित कृशबाहु, पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगें, बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े, विकलांग, घृणित जैसी पंक्ति कवि नागरिक के मन में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोषण, जीवन को असहज बनाने वाले आचरण और श्रमजीवियों के प्रति हिकारत भाव रखने वाले लोगों के प्रति घृणा, धिक्कार, क्रोध और तिरस्कार की ज्वाला उठा दी थी। प्रगति चेतना और आत्मबोध ने उस दौर के इस धिक्कार और घृणा को कविता में व्यक्त करने का बेहतरीन तरीका व्यंग्य ही था। प्रगतिशील रचनाकारों ने इसे अपना अचूक हथियार बनाया। श्वानों को मिलता दूध, भूख से अकुलाते बच्चों की बदहाली देखकर राष्ट्रकवि दिनकर बिफर पड़े थे। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित छायावादोत्तर काल में ओजस्वी कविता के रचनाकार दिनकर को प्रगतिवादी, जनवादी, मानवतावादी कवि के रूप में याद किया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि। उन्होंने आलोचनात्मक और चिंतनपरक गद्य रचनाएं भी विपुल मात्रा में की। व्यंग्य का जितना बहुविध विकास प्रगतिवाद के दौर में हुआ उतना शायद ही पहले कभी हुआ हो। यहाँ व्यंग्य में भी प्रयोग दिखता है। बड़े आराम से फरियाद, वक्तव्य और प्रशंसा की तरह बात कही जाएगी और अपने प्रभाव में वह बात विश्वाण की तरह असर करेगी। अपनी कविता प्रेत का बयान में नागार्जुन अपने परिवेश के आर्थिक,
राजनीतिक ढांचे का जर्रा जर्रा उधेड़ देते हैं। एक प्रेत अपनी मृत्यु का कारण बताता है, भूख या क्षुधा का नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं मुझको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। यमराज और मृत मास्टर के प्रेत के संवाद को अंकित करती यह कविता जमाखोरी, अभाव, भूख, सारे उद्योग धंधों को तहस नहस कर देती है। अपना सारा उद्वेग समाप्त कर प्रेत कहता है, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। पूरी कविता व्यवस्था पर आघात करती है। जिस दौर के समाज की सबसे बड़ी विडंबना भूख थी, उस दौर में एक मृतात्मा को, एक प्रेत को उस भूख शब्द से चिढ़ हो गई थी। वक्तव्य की यह सहजता ही यहाँ व्यंग्य का उत्कर्ष उपस्थित करती है। नागार्जुन का निम्न मध्य वर्ग थक जाने के बाद भी थकता नहीं है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने की चिंता सवार रहती है। उनकी जनता अपने अपने कामों में तल्लीन, पूस मास की धूप सुहावन का सुख चख रही है। उन्हें वह धूप घिसे हुए पीतल की तरह पांडुर लगती है। स्तनपान करते गौर वर्ण के बच्चों के गाल की तरह मनभावन लगती है। पूस मास की धूप सुहावन फटी दरी पर बैठा चिर रोगी बेटा, राशन से के चावल से कंकर बीन रही पत्नी बेचारी, गर्म भार से अलग शिथिल है अंग अंग, मुंह पर उसके मटमैली आभा, छप्पर पर बैठी है बिल्ली, किसके घर जाने क्या कुछ खा आई है, चला चला कर जीभ स्वाद लेती ओठों पर। जलावन के अभाव में आगे का सब सुख छिन जाएगा। यह सुहानी धूप उष्मा तो देती है, वह आग और ताप नहीं देती जो अनाज पकाती है। इसलिए कवि कहते हैं, जहाँ कहीं से एक अठन्नी लानी होगी, वरना इस चूल्हे के मुंह पर फिर मकड़ी का जाला होगा। मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित कवि नागार्जुन ठेठ जनपदीय भाषा, व्यंग्य शैली के अचूक प्रभाव और आम जनता के जीवन से सहज विषय वस्तु के चयन के लिए पूजित प्रशंसित हैं। प्रगति चेतना इनकी भाषा और संस्कार का अंग थी। ताउम्र जनवादी और जन चेतना अपनी उनकी संपत्ति थी। मैथिली में उन्होंने यात्री और हिंदी में नागार्जुन नाम से सृजन कर्म किया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, चंदना, ऐसा क्या कह दिया होगा हमने आदि। इनके कई उपन्यास भी बहुचर्चित हैं। उधर केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा में श्रमजीवियों के खून पसीने से तैयार महल, अटारी, हाट बाजार की चकाचौंध में यह बात अलक्षित रह जाती है कि प्रगतिशील कवियों में उनकी भाषा सबसे अधिक कलात्मक थी। हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा से इनका गहरा संबंध था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश देश की कविताएं, अपूर्वा, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम आदि। व्यंग्य और उद्घोषणा का यह क्रम पंत और निराला के समय से ही चल पड़ा था। मानवता की दुहाई देते हुए उस दौर के करीब करीब कवियों के यहाँ श्रमिक, सर्वहारा, भिक्षुक, दीनहीन, समय के मारे लोगों के जीवन के यथार्थ दर्ज हुए थे। धिक्कार, पुकार, आह्वान, चेतावनी, धमकी, निर्णय, सारे स्वर इन कविताओं में दर्ज हुए। तोड़ती पत्थर जैसी कई कविताओं में अंकित चित्र व्यक्ति, समाज, व्यवस्था, जीवन, मानवता जैसे बुनियादी तत्वों की निरर्थकता की खोज यहाँ होती है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता भिक्षुक कविता में निराला की मानवता को धिक्कारता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। समकालीन नागरिक परिदृश्य के मद्देनजर स्वतः जागृत भारतीय चेतना, किसान मजदूर, श्रमिक सर्वहारा सहित आम नागरिक का आत्मबोध और स्वातंत्र चेतना स्वयमेव पर्याप्त प्रगतिशील थी। सुकर और सुखकर यह हुआ
कि विश्व फलक के राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक जागरण और बौद्धिक उत्थान का सहयोग भी भारतीय मूल के इस आंदोलन को मिला। छायावाद के उन नायक पुरुष में प्रतिष्ठा पाने के बावजूद हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिशील काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रगतिशील चेतना का संकेत सर्वप्रथम महाकवि निराला के यहाँ ही दिखता है। छंद, भाषा, शैली, भाव आदि के क्षेत्र में उन्होंने निरंतर नई दृष्टि अपनाई और सदैव अग्रगामी रहे। परिमल की भूमिका में उन्होंने साफ साफ लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इस छोटी सी पंक्ति में निराला की चिंतन दृष्टि का सूक्ष्म संकेत मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों, उपन्यासों और निबंधों में भी अपनी अप्रतिम प्रगतिशील चेतना का परिचय दिया। जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर जैसी उनकी कालजयी कविताएं बहुचर्चित हैं। किसान जीवन के अभाव और अधैर्य को समर्थन देने हेतु जिस विप्लव के वीर का कवि ने व्यंग, धिक्कार और आर्तनाद से आह्वान किया, वह वे स्वयं हैं और समाज के सभी नागरिक हैं। मानव जीवन के इस अभाव और संकट को उन्होंने कई जगह दर्ज किया। किसानों के संबंध में निराला की संवेदना लेखन तक ही सीमित नहीं थी। सन 1930 में वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भी हुए। जमींदार किसान संघर्ष में भी उन्होंने किसानों का पक्ष लिया। उन्नाव जाकर उन लोगों की पैरवी की और अपने उन अनुभवों पर कुकुरमुत्ता भौंकने लगा। झिंगुर डटकर बोला, छलांग मारता चला गया, डिप्टी साहब आए, महंगा रहा शीर्षक से 5 कविताएं भी लिखी। ये सभी और आगे पीछे की निराला की अन्य कई कविताएं हैं जिसमें उन्होंने पूंजीवादी शक्ति और शोषकों के आचरण पर कड़ा प्रहार किया है। जनशक्ति का आह्वान और किसानों की भलाई की बातें की हैं। हर अवसान में उन्हें किसी रोशनी, उदय, प्रभात, आभा की झलक दिखती है। व्यंग्य और धिक्कार की यह शैली प्रगतिवादी कविता में विशेष वैविध्य के साथ अगली पीढ़ी में भी फली फूली। दरअसल प्रगतिशील चेतना के साथ काव्य क्षेत्र में आए रचनाकारों ने काफ़ी सोच समझकर इस क्षेत्र में कदम रखा था। निश्चय ही हिंदी कविता अपनी पूरी क्षमता, दक्षता के साथ जन जन की प्रगति की कामना और उद्यम से भरी हुई है। चित्रात्मकता के आकर्षण से भरी कविता के श्रेष्ठ कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता का मूल विषय गांव, किसान, प्रकृति और मानव जीवन रहा है। इनकी चर्चित काव्य पुस्तकें हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी आदि। गिरजा कुमार माथुर शाम की धूप में मध्य वर्ग की व्यथा व्यक्त करते समय थकान उतारने की चिंता में लीन हो जाते हैं। अस्ताचल को जाती धूप में मध्यवर्गीय थकान मिटाने की बेला के आने की कल्पना में खो जाते हैं। घर के उस फूल पर यह मन की बूंद ठहरना चाहती सुध-बुध खोकर, जिससे उतरे थकान तन मन की डूबकर रात की मिठासों में। प्रयोगवादी सोच के रहने के बावजूद गिरजा कुमार माथुर ने प्रगतिशील धारा की कविताएं लिखी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प आदि। त्रिलोचन शास्त्री को धूप में किसानों के खिले सरसों से भरे खेत का सौंदर्य दिखता है। सारा जग सुंदर दिखता है। प्रकृति चित्रण करते वक्त भी उन्हें मानव और जग याद आता है। सघन पीली उर्मियों में बोर हरियाली सलोनी, झूमती सरसों प्रकंपित वात से, अपरूप सुंदर, धूप में जग सुंदर। प्रगतिवादी कवियों की यही जनोन्मुखी लालसा, यही सौंदर्य बोध आम जन के उल्लास में अपने सारे सुख और उल्लास की खोज करने की प्रवृत्ति उनकी काव्य दृष्टि को, रचना कौशल को और जन सरोकार की बुनियाद को संपन्न किए हुए थी। यह धूप केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ मैके आई हुई लड़की की तरह मगन होकर घूमती हुई आती है। यह कवि की अंतश्चेतना
और लोकोन्मुखी चिंतन धारा की है कि उन्हें चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया देता है। व्यंग्य, विवरण, धिक्कार, फटकार, घोषणा, धमकी सभी तर्ज पर कविता सामने आई है। पूंजीवाद के विरुद्ध मुक्तिबोध ने आवाज़ उठाई और उसका भविष्य निर्धारित कर दिया। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। नरेंद्र शर्मा ने गुलामी की जंजीर तोड़ संघर्ष की दुधारी तेग अपनाने को ललकारा। एक ओर जंजीर दूसरी ओर पड़ी है तेग दुधारी, जो चाहे ले आगे आ तू। रामविलास शर्मा योजना बनाकर सामंत विरोध का सूत्र पकड़ाते हैं। बोना महातिक्त वहाँ बीज असंतोष का, काटनी है एक साल फागुन में फसल जो क्रांति की। सुमित्रानंदन पंत ने ग्राम्या में निराला के नए पत्ते में किसानों के हित की बातें की। अगली पीढ़ी ने आश्वस्त दृष्टि से क्रांतिकारी शक्ति की ओर देखा। त्रिलोचन शास्त्री ने मुक्तिकामी जनता की गतिविधियों में अपनी धड़कन देखी। अपनी मुक्ति कामना लेकर लड़ने वाली जनता के पैरों की आवाज़ों में मेरा हृदय धड़कता है। केदारनाथ अग्रवाल के किसान के बेटे ने बाप की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में कुछ यूं पाया कि बनिए के रुपयों का कर्जा जो नहीं चुकाने पर चुकता, बस यही नहीं जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। गौरतलब है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पूर्व यहाँ का बौद्धिक जगत पर्याप्त संवेदनशील था। प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि के काल में ही रामविलास शर्मा ने अपनी कविता किसान कवि और उसका पुत्र में बुलंद घोषणा की, यह मानव का हृदय क्षुद्र इस्पात नहीं है, भय से सिहर उठे वह तरु का पात नहीं है। पूंजीपतियों के प्रति यह सीधी धमकी थी। श्रम शक्ति पर उनकी ऐसी अटूट आस्था थी कि सत्यम शिवम सुंदरम कविता में आज़ादी की पूरी लड़ाई का श्रेय जीतने से पहले ही उन्होंने मजदूर किसान को दे दी। हिंदी हम 40 करोड़, यह आज़ादी का मैदान, जीतेंगे मजदूर किसान। केदारनाथ अग्रवाल को वासंती हवा की हरकतों में जनोल्लास दिखने लगे। कविता में छंद विधान हट जाने के बावजूद लोक लय की मनोहारी संगीतात्मकता उन्होंने दिखाई। चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भगी मैं, हरी खेत पहुँची वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी। बासंती मौसम में प्राकृतिक उपादानों का ऐसा मानवीकरण, यथार्थ और कल्पना का ऐसा समन्वय प्रगतिवाद से पहले कभी संभव न था। केदारनाथ अग्रवाल ने तो फसलों का स्वयंवर तक रचा दिया। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी का सज कर खरा। प्रकृति और ग्राम्य जीवन पर अन्य धारा के कवियों की दृष्टि भी पड़ी है, प्रगतिवाद से पूर्व भी और पश्चात भी। पर प्रगतिशील दृष्टि वाले कवियों की तरह इसे समूहवादी और मानवतावादी दृष्टि से देखने की उदारता औरों में नहीं। प्रेम कविताओं में भी प्रगतिशील कवियों की जीवन दृष्टि का वैराग्य स्पष्ट दिखता है। यहीं प्रेम उस उदार दौर के कवियों के मन में मानव, समाज, राष्ट्र, विश्व के प्रति अनुरक्त और आसक्त करता होगा। सामाजिक यथार्थ से संवेदनापूर्वक जूझने, समूह की दुख दुविधा, राग विराग, चिंतन मनन, इच्छा अनिच्छा, लास अभिलाष को निजी जीवन पर उतारने की ललक इसी प्रेम से मिली होगी। तभी त्रिलोचन ने कहा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। प्रगतिवादी कविता में भविष्य और जनशक्ति के प्रति आस्था इसी विराट प्रेम की परिणति है। अनिष्ट से लड़ना, वर्तमान को सुधारना और सुंदर भविष्य के लिए उद्यमशील होना प्रगतिशील कविता और कवि की मूल वृत्ति तो है ही, साथ ही अतीत पर रोदन, वर्तमान का नकार और भविष्य के प्रति बेपरवाही इस धारा का दाय कभी नहीं रहा। नागार्जुन को आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे में
प्रवास में रहकर मातृभूमि की याद आती है, किंतु मातृभूमि के प्रति यह प्रेम उनके प्रवास को महत्वहीन नहीं करता। वह धरती उन्हें अनुदार नहीं लगती, बेगानी नहीं लगती, संवेदन विहीन नहीं लगती। उनकी यही उदारता उन्हें औरों से अलग करती है और उनकी सुलझी हुई समझ का सबूत पेश करती है। कवि को अपनी मातृभूमि मिथिला की याद आती है, मगर जिस दूर देश में पड़े पड़े वे मिथिला को याद कर विह्वल हो रहे हैं, वहाँ की मिट्टी और मानव के महत्व और व्यवहार को भूल कर नहीं। कवि कहते हैं, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध गति अपनी चाल। यह मानव जीवन का असल यथार्थ है। यह यथार्थ हमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं दिखाता, प्रेम और उदारता का नाटक नहीं करता। प्रगतिशील कविता की यही निश्चलता उसकी धारा को दीर्घकालीन बना सकी। गौरतलब है कि स्वातंत्र्योत्तर काल की काव्य धारा में प्रगतिशील चेतना कायम रही। स्वाधीनता के बाद देखा गया कि देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थिति और देश की शासन व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। मुट्ठी भर लोग आज़ादी के जश्न में लिप्त रहे और आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहे। प्रगतिशील चेतना के रचनाकारों की नज़र में यह पाखंड बचा नहीं रहा। इस मोहभंग ने उन्हें वैचारिक रूप से उद्वेलित किया, उनके सृजन की दुनिया को नई ऊर्जा दी। चोर चोर मौसेरे भाई की नई शासन व्यवस्था पर नागार्जुन ने प्रतिक्रिया दी। अंग्रेजी अमरीकी जोकें, देसी जोकें एक हुई, नेताओं की नीयत बदली, भारत माता टेक हुई। नागार्जुन की शैली तो प्रारंभ से ही व्यंग्यात्मक थी। आज़ादी के बाद उनका व्यंग्य और आक्रामक हो गया। उन्होंने कहा, सुनो सुनो जी, थिरक उठे हैं फिर से वही राग दरबारी, वही सिपाही, वही मुलाजिम, वे अफसर, वे ही अधिकारी। समय की पुकार और शोरगुल के कारण इस धारा से जुड़े वे कवि धीरे धीरे अपनी पुरानी जमीन पर वापस चले गए, जिनका मूल स्वर प्रगति चेतना से मेल नहीं खाता था। मगर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री को हर समय आम आदमी बड़ा दिखा। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो आपाद मस्तक प्रगति चेतना से भरे हैं, उनकी लेखनी निरंतर हिंदी कविता की प्रगतिशील धारा को ऊंचाई देती रही। प्रयोगवाद के नारे के साथ उनकी रचनाएं तार सप्तक में संकलित अवश्य हुई, मगर वे स्वयं कभी प्रयोगवाद के सीमित दायरे के चिंतन में सिमटे नहीं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में। कविता के अलावा उन्होंने कुछ कहानियां, डायरी, विपुल मात्रा में चिंतन परक लेखन भी किया। 6 खंडों में लगभग 3000 पृष्ठों की उनकी रचनावली भी प्रकाशित है। हिंदी साहित्य में सृजनात्मक और आलोचनात्मक दोनों ही लेखन को उन्होंने शीर्ष पर पहुंचाया। उन्होंने देखा कि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को। नागार्जुन ने देखा कि आंख निकल गई, पढ़ पढ़ के नंबर आए 30। शिक्षा मंत्री ने सीनेट में कहा अजी शाबाश, सोना हो जाता हराम यदि ज़्यादा होते पास। गिरजा कुमार माथुर देखते हैं कि वह नहीं इंसान की है सभ्यता, स्वार्थ लालच युद्ध जिसके देवता, मूल धन हिंसा गुलामी सूद है, आदमी बंदूक की बारूद है। यहाँ कवि को खुद इतर शक्ति पर क्रोध उठता है। इस बीच हिंदी कविता में अनास्था के स्वर के कोलाहल, निरर्थकता बोध की धूम से बाहर आकर कविता के प्रति आत्मविश्वास भी लौटा। रघुवीर सहाय ने कहा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर, टूटेगा टूट मेरे मन, टूट मत झूठ मूठ, ऊब मत रूठ। इस आस्था का लौट आना, मन के भीतर बैठे कायर को टूटने की आज्ञा देना, उस समय की बड़ी घटना थी। कविता में कवि का यही आत्मसंकल्प हिंदी कविता को प्रगतिशील जनवाद से और आगे फिर समकालीन कविता से जोड़ता है।
नए जोश के साथ आए। कई नवागंतुक कवि धूमिल, लीलाधर जगुड़ी आदि की कविताओं में भी इस सूत्र की पड़ताल की जा सकती है। प्रगतिवाद के प्रारंभिक काल से ही प्रगतिशील कवि मनुष्य की इच्छा, अनिच्छा, प्रेम, अनुराग, दुख, दुविधा, सुख सुविधा की समझ, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति सजग दृष्टि, नीति मूल्य, जीवन मूल्य, संबंध मूल्य की मौलिकता की समझ रखते आए हैं। जर्जर मान्यताओं और पद्धतियों का तिरस्कार करते आए हैं। लगातार कविता का क्षेत्र विस्तार होता गया और कवियों की दृष्टि ग्राम्य जीवन की ओर मुड़ी। वहाँ जाकर कवि की नज़र किसी रहस्य और विस्मय लोक में लिपट नहीं गई। वहाँ के यथार्थ को कवियों ने मार्मिकता से पकड़ा। प्रगतिशील कवियों का और कविताओं का यही श्रेष्ठ अवदान है।